और नेता लोग आजकल एक और चर्चा में है, क्योंकि मैंने खाली झटके कहेंगे तो थोड़ा आपको लगेगा कि ये क्या बात कह रहे हैं। अंतरात्मा की आवाज, ओहो। 85 से 90 तक, फिर 93 से 98 तक, फिर 2003 से 2007 तक, फिर 2017 से अभी 2022 तक वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री रहे और बीच में केंद्र के मंत्री भी रहे। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साइड में आपका स्वागत है। राजनीतिक भूकंप के झटके। हिमाचल से गंगा, यमुना, गोमती के किनारे तक। निश्चित रूप से हिमालय से ही गंगा निकलती है, यमुना निकलती है, गोमती अपनी जगह पर है और हिमाचल तो हिमाचल है। जो 2 दिनों में जो झटके लगे हैं, भूकंप निश्चित रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में पहाड़ के नीचे से ही कहीं कहीं कुछ परतें खिसकती है, उसी का असर राजनीति में भी दिखता है। भूकंप केवल जमीन में नहीं आता, राजनीति में कई बार बहुत तूफानी ढंग से आता है। और तूफान लाने वाले कौन है? जो बड़े बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, चुनाव है, सांसद हो, राज्यसभा के हो, मुख्यमंत्री बनना हो, मुख्यमंत्री हटना हो। ये सारे भूकंप जो है एक लगातार 2 दिनों में दिखाई दे जाए भूकंप के झटके, ये बड़ा कम होता रहा है। और नेता लोग आजकल एक और चर्चा में है, क्योंकि मैंने खाली झटके कहेंगे तो थोड़ा आपको लगेगा कि ये क्या बात कह रहे हैं। अंतरात्मा की आवाज, ओहो। अब दोनों पक्ष कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज कैसे हुई। राज्यसभा के चुनाव में हिमाचल प्रदेश ने ऐसा झटका दिया जो बहुत बड़ा, जैसे पहाड़ हिल गया हो एक चुनाव के लिए। और वो भी देश के सबसे बड़े प्रमुख विधिवेत्ता अभिषेक मनु सिंघवी हिमाचल प्रदेश से, जहां कांग्रेस पार्टी का अच्छा खासा बहुमत और भारतीय जनता पार्टी वहां उसकी संख्या सिर्फ 25, उनकी 42। ऐसी स्थिति में भी कांग्रेस पार्टी के पास बहुमत होते हुए जिस तरह से हिमाचल में 24 घंटे में तूफान राजनीतिक आए, और उससे राज्यसभा के चुनाव में जहां एक ही चुन करके आना था पार्टी से, मैंने विधानसभा से, और उसमें जो दूसरे उम्मीदवार खड़े हुए वो विजयी हो गए। कितना जोरदार बात है। और भारतीय जनता पार्टी का उनको समर्थन है, इसलिए ये भी आप नहीं कह सकते हैं कि भाई वो ऐसे आ गए। भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा सोच समझ करके इस तरह से रणनीति बनाई कि ठीक है, यदि कांग्रेस में ही अपने झटकों से झूले ले रहे हैं लोग, इधर से उधर भटक रहे हैं, वो विद्रोह कर रहे हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ, तो आने दीजिए वो उनके समर्थन से। यदि ऐसा ही आदमी जीते जो कभी उनके साथ भी रहा हो, तो हमें क्या आपत्ति है। हम इसलिए एक व्यक्ति की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि राजनीतिक भूकंप किस तरह से आता है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी न्याय यात्रा, अपनी न्याय अपने पार्टी वालों को शायद न्याय नहीं दिया, उसके पहले वो चले गए इंग्लैंड। यात्रा के बीच बीच में कभी कहते हैं अभी ये है, कभी उसके काम के लिए जाना है। इस बार तो चुनाव सिर पर है, पूरा खाड़ा बचा हुआ है। न्याय यात्रा में भी उनके कई समर्थक तो कहते हैं उसी से बड़ा फायदा मिल रहा है, लेकिन इस समय वो इंग्लैंड चले गए राज्यसभा के चुनाव। तो पहले खतरा लगा कि उत्तर प्रदेश में कोई डामाडोल होगा, क्योंकि जिस तरह से वहां पर सतीश सेठ खड़े हो गए तो लगा कि हाँ इसमें कुछ ऐसा है जिससे कि वहां कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन उनको लगा था कि नहीं, इतना लोग नहीं, कोई समाजवादी पार्टी का इतना वो है, तो एक एक्स्ट्रा उम्मीदवार यदि बीजेपी का है तो ऐसा नहीं कुछ हो सकता है। लेकिन वहां तो जो हुआ, उससे ज्यादा जहां निश्चिंत भाव से बैठे थे श्रीमान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, श्री खड़गे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, सब निश्चिंत किया, अरे वहां से तो जीत के आएंगे। चूंकि अभिषेक सिंह भी अलग अलग राज्यों से राज्यसभा में आते रहे हैं, पिछली बार पश्चिम बंगाल से आए थे, इस बार पार्टी ने डिसाइड किया, जबकि हिमाचल में मांग थी कि सोनिया गांधी जी राजस्थान से न होकर वहां से आ जाए ताकि कोई मतभिन्नता न दिखाई देगी। लेकिन उनको लगा कि नहीं, ज्यादा राजस्थान सुरक्षित है,
तो भारत से सोनिया गांधी वहां से आ जाएंगी और यहां से अभिषेक सिंघवी को भेज दिया जाएगा, चूंकि कानून की सारी लड़ाइयां हेराल्ड केस से लेकर के सारे केसेस, चाहे वो सोरेन का केस लड़ना हो, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का लड़ना हो, कोई जो ऐसे संकट आते हैं आम आदमी पार्टी का लड़ना हो, तो अभिषेक सिंघवी खड़े होते हैं। लेकिन विद्रोह कर दिया सिर्फ 6 विधायक और उनके साथ की जो 3 निर्दलीय, मिलाकर 9 की वजह से पासा पलट गया और अभिषेक सिंघवी, अच्छा हुआ ये कि 34-34 वोट मिले तो बराबर हो गया, उसमें भी कुछ भाग्य काम नहीं आया। भूकंप में कई बार ऐसा होता है, कहां पर बिल्डिंग कौन सी गिरी, कई बार लोग उसमें से बच जाते हैं, बच्चे तक बच जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जो बड़ा से बड़ा पहलवान हो वो भी दब जाता है। तो हुआ यही कि यहां पर अभिषेक सिंघवी और दोनों के बीच 34-34 जब हो गया तो वो हार गए। लेकिन हम इससे दूसरी बात भी मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो हिमाचल प्रदेश से मुख्यमंत्री जो रहे, पहले मुख्यमंत्री रहे यशवंत परमार, वाईएस, यशवंत सिंह परमार, वाईएस परमार। अब वो बन तो गए थे आजादी के बाद ही, बने 52 से लेकर के और 56 तक रहे वो, तब तो हम नहीं कुछ दावा कर सकते। फिर 52 से 56 जब रहे, फिर 63 से भी रहे, 73, तो और उसके बाद वो 77 तक रहे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो मैं ये कह सकता हूं कि उस काल में तो जब हम बच्चे रहे होंगे तब तो नहीं, लेकिन हाँ 72 से 77 के दौरान दिल्ली में मेरी उनसे 2-3 बार मुलाकात वाईएस परमार से भी हुई है, जो हिमाचल के मुख्यमंत्री थे। तब भी कुछ उथल पुथल होता था राजनीति में, लेकिन नहीं। लेकिन हाँ ऐसा ही है, यदि याद करें तो जब वो कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी के साथ थे 63 से 73, तब इंदिरा जी ने ही अंतरात्मा की आवाज पहली बार ऐसा विस्फोट किया था जब नीलम संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार के लिए नाम तय हुआ। इंदिरा जी खुद ने उस पर, चूंकि वन कमेटी में जब तय हुआ तो वो खुद उसकी सहमति एक तरह से प्रस्तावक के रूप में ही मैंने उनका रखा जाता है कि भाई वही प्रधानमंत्री है तो प्रस्ताव करेगी। तो नीलम संजीव रेड्डी का नाम तय हो गया, सब कुछ। अभिषेक सिंघवी यही कह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है, जिसने हमारा नॉमिनेशन भरा वही हमारे खिलाफ हो जाए। सुबह और कल तक तो हमारे साथ डिनर कर रहे थे, सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे थे। इसलिए मैं उनको याद दिलाऊंगा, जबकि उनके पिता डॉक्टर लक्ष्मण सिंघवी बड़े परम आदरणीय हमारे थे, विधिवेत्ता होने के साथ साथ वो सांसद में 57 से वो रहे, तो उन्होंने तो इंदिरा गांधी का काल देखा था, तो वो इसलिए मैं जानता हूं कि उन्होंने भी, और जैसा हमने कहा कि हम जैसे लोगों ने 69 वाला तो नहीं देखा, लेकिन हाँ अंतरात्मा की आवाज ही तो थी जिस समय इंदिरा गांधी ने नीलम संजीव रेड्डी के बजाय वीवी गिरी को फिर एक उम्मीदवार बना करके खड़ा कर दिया अलग से, और उसके बाद वीवी गिरी चुनाव जीत गए। इसलिए अंतरात्मा की आवाज अभिषेक सिंघवी जी मत कहिए कि नहीं होती रही, परंपरा वही है। जहां तक जोड़ तोड़ की बात है तो इसमें कोई शक नहीं कि हिमाचल प्रदेश में तो ऐसा नहीं है कि अभी कुछ हो रहा है। जिस समय चाहे वो सुखराम रहे तो विवादों में आए तो जेल वेल भी गए, वो अलग बात है। हिमाचल के नेता कभी कांग्रेस में, बाद में अपनी उन्होंने अलग पार्टी भी बना ली थी, और इसलिए उनके साथ जो कुछ हुआ हम उस पर भी नहीं जाते। वीरभद्र सिंह 85 से 90 तक, फिर 93 से 98 तक, फिर 2003 से 2007 तक, फिर 2017 से अभी 2022 तक वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री रहे और बीच में केंद्र के मंत्री भी रहे। तो वीरभद्र सिंह जी से भी मेरी मुलाकात होती रही। मैं शांता कुमार जी वगैरह की बात नहीं कर रहा जो बीजेपी में, उनसे भी मिले, लेकिन मैं इनकी बात इसलिए करना चाहता हूं कि ऐसे जो वरिष्ठ नेता थे, उनके बेटे ने, विक्रमादित्य ने विद्रोह करके ये कहा कि ये सरकार जो सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब जो मुख्यमंत्री हैं एक लगभग 1 वर्ष से, कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, निश्चित रूप से सोनिया जी का भी समर्थन होगा, और पार्टी का इन सारे नेतृत्व का नाम वो उन्हीं का लेते हैं, खड़गे का तो नहीं लेते, क्योंकि उनका तो रहता है कि भाई इन्हीं के उससे मिला। चूंकि प्रियंका गांधी का तो घर भी हिमाचल में है, एक उन्होंने बनाया है अलग चक, वो एक अलग विवाद का विषय रहा है कि क्या वहां बना सकते हैं। एक बार उस बना, फिर दोबारा भी उन्होंने बनवाया है। जिस तरह से हमने बताया कि हिमाचल में जब तूफान आया और जो मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह,
उनके बेटे विक्रमादित्य, वीरभद्र सिंह ने बड़ा अपना कह के योगदान भी दिया था। जैसा मैंने कहा कि वाई.एस. परमार ने वर्षों तक राज किया, तो कुछ एक लॉयल्टी, स्वामी भक्ति होती है, या एक उन्होंने जो उस विकास के लिए जो काम किया होगा। जैसे लोग शांता कुमार जी को भी याद करते हैं, जयराम ठाकुर को भी याद करते हैं, जो वहां ऐसे मुख्यमंत्री रहे, हमेशा उनको याद किया जाता है। उस तरह से विक्रमादित्य रो दिए राज्यसभा चुनाव के बाद अपने पिता को याद कर। वो मंत्री हैं, सुक्खू के मंत्रिमंडल में, कांग्रेस सरकार में मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि बेटा फाइनेंशियल अरेंजमेंट सब कुछ, मैनेजमेंट गड़बड़ है उस सरकार में जिसमें मंत्री हैं, बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है और इसीलिए हम त्यागपत्र देते हैं। यहां तक कहा कि वो रोने लगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको आंसू आ गए जब उन्होंने याद किया कि हमारे पिता जिन्होंने इतनी बार मुख्यमंत्री रहे, उनको उनके लिए एक प्रतिमा तक लगाने को ये सरकार तैयार नहीं हुई अभी तक, जबकि वो खुद पीडब्ल्यूडी वगैरह के मंत्री रहे और भी विभाग उनके पास रहे, लेकिन उनकी तक नहीं सुनी गई। क्योंकि वो किसकी सुने, सुखू वो तो सुनते हैं सिर्फ राहुल गांधी की, कहते हैं आज भी कि राहुल गांधी। तो हर्ष महाजन जिन्होंने हरा दिया, हर्ष महाजन भी पुराने नेता वहां के हिमाचल के, तो उन्होंने कहा भाई स्थानीय है, अभिषेक सिंह भी बाहर के आ गए, आप मुझे समर्थन करिए। तो कांग्रेस के लोग जो दुखी थे, ऐसे 6 विधायकों ने बाकायदा, और ऐसा नहीं है, प्रतिभा सिंह जो वीरभद्र सिंह की पत्नी, उन्होंने बड़ा योगदान दिया, उनके साथ 20 विधायक का दावा किया ही जाता है। विक्रमादित्य जो है वो भी मंत्री रह करके भी संतुष्ट नहीं है, वो अलग नाराज। तो ये झटके लगे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन? ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी ने फायदा उठा के हर्ष महाजन को जिता दिया, और लेकिन समर्थन करके जिताया, वो भी बाद में भाग्य से कहना चाहिए कि बराबर वोट होने के बाद भी टॉस हुआ और उसमें अभिषेक सिंह भी फिर पिछड़ गए, तो हर्ष महाजन विजयी घोषित हो गए। अब तो कोई चारा नहीं, अभिषेक सिंह भी बस खाली ये गलत हुआ, जाति हुआ, ये धन बल का प्रयोग हुआ। विक्रमादित्य या ऐसे विधायक जो संपन्न हैं, जिनका परिवार वर्षों तक राज किया, उनकी स्थिति ऐसी नहीं है। यदि आप उनका ब्यौरा भी देखेंगे आमदनी का, तो वो ऐसे पैसे के बल पर नहीं खरीदे जा सकते कि वो विद्रोह कर दें। तो उसके लिए जिम्मेदार तो राहुल गांधी जी आप क्यों नहीं माने जाएंगे? क्योंकि आपने ही एक नेता चुना जो अपने संभाल ही नहीं पा रहे। सुक्खू को भी ज्यादा अनुभव था नहीं, वो पार्टी का जरूर उन्होंने काम किया, वो निश्चित से हम ये नहीं कह रहे, उन्होंने यूथ कांग्रेस के जमाने से, छात्र संघ के जमाने से काम किया होगा, लेकिन चॉइस में सबका तो ध्यान रखना होता है, क्योंकि चुनाव एक अकेला जीतता नहीं है। क्रेडिट बाद में राहुल प्रियंका ने ले लिया, अलग बात है कि उस समय भी वो यात्रा वात्रा ही कर रहे थे राहुल, कोई उन्होंने हिमाचल पर कोई विशेष ध्यान दिया नहीं था, प्रियंका जी पे छोड़ दिया था। तो एक तरफ वो चाहते हैं कि मेरी पसंद, मेरी इच्छा से या हमारे परिवार की इच्छा से चुना जाए, लेकिन ध्यान नहीं देते। तो भूकंप जब झटके आते हैं राजनीतिक, तब वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, प्रियंका गांधी जी ने भी बड़ा एक्स पर अपना बाकायदा एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा है और उसमें कहा है कि ये धन बल का है ये। अब उसके लिए ये सवाल ये है कि पार्टी को संभाले, मुख्यमंत्री कौन रहेगा नहीं रहेगा, उनमें असंतोष है, हम उस पर भी नहीं जा रहे। भूकंप के झटके के बाद कौन से मकान बच गए, वो तो बचने के बाद हिसाब किताब किया जाता है। और एडिटर टाइम में जब मैं चर्चा कर रहा हूं पृष्ठभूमि की, तो फिर देखिए हिमाचल से यदि गंगा यमुना गोमती के किनारे जाएं, गोमती लखनऊ, और जहां पर वहां भी चुनाव में जिस तरह का खेल हुआ कि सतीश सेठ जो समाजवादी पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे, अखिलेश के दाएं बाएं हाथ माने जाते थे, मुलायम सिंह के समय से ही बड़े प्रमुख रहे, और उनकी जब अनदेखी हुई थी तो बीजेपी के समर्थन से वो चुनाव में खड़े हो गए। अब देखिए वहां उम्मीद अखिलेश यादव को भी, चूंकि राहुल गांधी जो है उनका जो जब साथ होता है, तो जिसको लोग कहते हैं ना कि जहां पैर पड़े वहां बंटा ढार, जिसका साथ दिया वहां मुश्किल में पड़ गए। आरजेडी का साथ देने के लिए वहां गए थे, तो वो उनसे नीतीश कुमार अलग हो गए, वहां जुलूस निकालने से पहले वो खत्म हो गया। यहां पर अखिलेश केवल शुरू में तो नहीं जा रहे थे, लेकिन चले गए अलीगढ़ और मुरादाबाद की रैली के लिए वो गए, तो प्रियंका भी चली गई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में उनका उम्मीदवार बुरी तरह से समाजवादी पार्टी का ही उम्मीदवार हार गया। क्यों? क्योंकि वो लोग, जया बच्चन वो भी बाहर की मानी जाती हैं, उनको नहीं, वो कोई और लोगों को चाहते थे। और जिस तरह से उनका अपना प्रभाव है, मनोज पांडे जो जिस तरह के वो नेता हैं रायबरेली क्षेत्र के, तो रायबरेली अमेठी के नेताओं ने विद्रोह किया,
उनको लगा कि आप राहुल गांधी की बात अब मानने लगे, अब हमारा क्या है समाजवादी पार्टी में, और विद्रोह करके उन्होंने बाकायदा उम्मीदवार को हरा दिया। एक समय अब वहां भी कहा गया भाई उनको खरीद लिया गया, धन बल से उनको डरा दिया गया, ईडी से डरा दिया गया, तो कुछ इंडिपेंडेंट या दूसरी छोटी पार्टी राजा भैया वो भी कई इधर से उधर जाते आते रहे हैं। तो जाते आते रहे हैं तो शायद राहुल गांधी को पता ही नहीं है कि वो जिस अजय राय का समर्थन करते हैं वो भी कभी समाजवादी पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, उनके विधायक रह चुके। अब ऐसे सब आने जाने वाले लोग रहते हैं, तो उसमें राजा भैया ने भी यदि मान लीजिए वोट तो दे दिया समाजवादी पार्टी के विरुद्ध, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन हो गया सतीश सेठ को देकर के। और जैसा जो कोषाध्यक्ष रहा होगा उसने बहुत पार्टी के लोगों को मोबिलाइज किया होगा, अपने अपने ढंग से किया होगा, उन्होंने अपना किया, पार्टी की तरफ से किया है, हमें नहीं अंदाज, लेकिन हाँ उनको संपन्न माना जाता है। उनका अपना घोषित जिस तरह से आय व्यय का ब्यौरा रहता है, चुनाव को दिया जाता है, तो उससे साफ है। ऐसी स्थिति में जब वो भी जीतते हैं तो धन का आप किसको डरा, राजा भैया को बंदूक से डरा सकता है। और ईडी के मामले कौन से सबके चल रहे हैं, वो तो कई चलते हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं होता है कि वो ईडी की पूछताछ तो कितने लोगों से हो रही, राहुल गांधी से भी हो रही है, या कोई सीबीआई की जांच हो रही है कितने लोगों की, अभी लालू परिवार के भी परिवार के सब सदस्यों से, मीसा यादव, राबड़ी देवी, जितने हेमंत सोरेन से झारखंड में हो चुकी, तो पूरे लालू परिवार से होता रहता है। तो सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है, इसलिए वो डर के वो क्यों नहीं आए, वो तो नहीं आए। और जब धनबल की बात की जाती, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इतना बड़ा राज परिवार, सिंधिया राज परिवार का, वो क्या धनबल के आ गए थे या बंदूक के डर से आ गए थे? वो पार्टी में जो गड़बड़ हुई और जिस तरह से अनदेखी की जा रही थी वही तो हुआ। विद्रोह सचिन पायलट ने भी उसी तरह से किया था, वो ठीक है पार्टी से नहीं गए, लेकिन उसके बाद आज तो वहां पार्टी हारी है क्योंकि उनकी नहीं सुनी गई। तो जो जिसको कह सकते हैं अहंकार या अति आत्मविश्वास से जब आप ऐसे कच्चे महल में रहेंगे तो भूकंप के झटकों से दीवारें टूटेंगी, खिड़कियां टूटेंगी, लोग घायल भी होंगे, किसी का दिल घायल होगा, किसी का दिमाग घायल होगा, कोई एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने जाएगा। राजनीति के भूकंप के भी कई परिणाम हो सकते हैं, हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ये झटके और भी खतरनाक हैं। मिलिंद देवड़ा कोई धन बल से तो नहीं गए, उनके तो पिता ही बहुत बड़े कोषाध्यक्ष थे, वो खुद भी बड़े पढ़े लिखे ही नहीं है, वो एक अच्छे संपन्न परिवार के ही हैं, वो क्यों गए? कितने ही लोग जो गए हैं, आरपीएन सिंह, तो वो भी राज्यसभा में चुन करके आ गए इस बार, वहां भी उनको अच्छा उत्तर प्रदेश में स्थान मिला, और चूंकि अच्छा प्रतिष्ठित परिवार रहा है, उनका काम किया है, तो उनको ले लिया गया। जो लोग भाजपा में आए हैं वो अपनी कांग्रेस की अपने कारण से या समाजवादी से अपने कारण से आए हैं। अखिलेश यादव शायद कुछ थोड़ा सा मिसकैलकुलेट कर गए, राहुल गांधी के साथ जाने से जो नाराजगी होती है वो अब और उन्हें कठिनाई होगी। तो राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश को भी ज्यादा नुकसान कर दिया इस खेल में। हम तो तबाह हो ही रहे, पास का मकान भी तबाह हो जाए, उसका मकान भी गिरे, कोई युवा नेता न दिखाई दे कहीं भी, न विक्रमादित्य दिखाई दे, न सचिन दिखाई दे, न आरपीएन सिंह दिखाई दे, न मनीष तिवारी दिखाई दे, सिर्फ राहुल गांधी दिखाई दे। ये जो पार्टी का अहंकार और अति आत्मविश्वास है वो बार बार कच्चे जो महल अब हो चुके हैं, पुराना जरूर है 100-150 साल का, लेकिन कांग्रेस के महल में भी काफी दरारें और जिसको कह सकते हैं कि जर्जर हालत में दिखाई देने लगी है। लोकसभा चुनाव में इन झटकों का क्या असर होगा यह तो आने वाले महीनों में पता चल ही जाएगा। HSI में हम ये विराम देते हैं। आप HSI देखें, सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप्स में भेजें और लाइक करें, और जो आपकी राय हो सहमत असहमति की उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।